बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके मैं आंसर भी लेके आया हुआ हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा जो पेपर रहेगा सोल्व मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। इस जो मॉडल पेपर में लेके आया हूँ इसको फिर से मैंने मॉडिफाई किया है और सभी विश्वविद्यालय के मैंने जो पेपर को एनालाइज किया है और जो कॉमन क्वेश्चन थे जो सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुए हैं वही इस पेपर के आधार पर इसको मैंने फिर से क्रिएट किया हुआ हूँ। साथ में इसका आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको इसका आंसर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन सभी दोनों प्रश्न उत्तर को आप तैयार करके इस पेपर के जितने भी दिए हुए हैं आप अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, ज़्यादा न समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा के ले रहे हैं। सबसे पहले लेकिन आपको पेपर का नेम आपको देख लेना है। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा सभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, पेपर आपका 2 घंटा आपका समय रहेगा निर्धारित करने को और 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर का आपको नाम देख लेना। आपका पेपर आपका नाम दिया हुआ आपका फिलोसफिकल, आपका सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम है। सभी विश्वविद्यालय का पेपर का नेम सेम ही है, सिलेबस सेम ही है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, चलेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें सारे आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं जो आपको सभी करने इसमें अनिवार्य रहते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 10% दिए रहते हैं लेकिन इसमें की खासियत ये रहती है कि सारे प्रश्न आपको इसमें करना बहुत ही अनिवार्य रहता है। कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते इसमें के। ठीक है, अब जब भी अपना पेपर देने जाएं, मान लो आपके सेक्शन ए के प्रश्न आपको कुछ नहीं आते हैं तो जो आपको प्रश्न पता हो उनको कर लीजिए भैया। बात को आप कोई भी सेक्शन का प्रश्न आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से ही प्रश्न कीजिएगा। जिस सेक्शन का आपको प्रश्न आता है पहले उसको आप कर लीजिएगा। एग्जामिनर इससे होता है, आपको जो प्रश्न पता है आपने उसको प्रश्नों को पहले किया तो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो शुरुआत के प्रश्न ज़्यादातर जो है देखता है कि स्टूडेंट ने जो है क्या लिखा है। ठीक है, सही लिखा है या कि नहीं लिखा है। तो 2-3 प्रश्नों को जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक चेक करता है टीचर। उसके बाद देखता है कि स्टूडेंट ने जो बहुत ही सही से लिखा है, बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक लिखा है, एकदम सही लिखा है। तो उसके जो है लिखित के आपका पेपर को जो है इसमें क्वेश्चन का आपने जो आंसर लिखा है चाहे आप बनाकर भी क्यों ना लिखे हो तो उसका नंबर जो है लास्ट में आपको दे देता है। ठीक है, तो जब भी आप लिखे अपना पेपर सबसे पहले जो प्रश्न आपको पता है उनको आपको उत्तर देना है। बात को जो नहीं पता है, मान लो 1-2 प्रश्न रह जाते हैं जो आपको नहीं आता है तो बाद में उनको भी आपको बना कर आपको कर आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितने प्रश्न जिस सेक्शन में कह रहे हैं उतने जरूर आपको सोल्व करके आना है। भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस के भी एग्जामिनर जो है नंबर दे देता है। लेकिन कब देता है? शुरुआत में मत करना प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, आप लास्ट में जाकर करना। ठीक है, चलेगा। सेक्शन 1 में आपके 5 प्रश्न हैं जो कि पहला क्वेश्चन आपका शिक्षा का अधिकार क्या होता है यानी राइट ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में हम समझेंगे। तो शिक्षा का अधिकार की हम बात करें तो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद आपका जो 21 आपका ए जो है आपका इसके तहत जो है 21 के तहत जो है इसको जो है रखा गया है शिक्षा का अधिकार को। ठीक है, और यह जो है मौलिक अधिकार है जिसके तहत जो है आपके जो है 6 वर्ष से लेकर के जो है 6 वर्ष से लेकर जो है 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुक्त का शिक्षा का जो अनिवार्य पर जो है मुक्त शिक्षा और जो है अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान इसमें है। ठीक है, और इस अधिकार को जो है लागू करने के लिए आपके साल 2009 में जो है इसको जो है निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा जो है अधिनियम जो आपका आरटी जो है पारित किया गया और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 में जो है इसको लागू किया गया। और इसके अधिनियम की कुछ जो है खास बातें भी हैं जैसा कि इस अधिनियम के तहत जो है सरकारी स्कूल में जो है सभी बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, और साथ में जो है निजी स्कूलों में जो है कम से कम जो है 25% जो है बच्चों को बिना फीस के दाखिला भी दिया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत जो है प्रारंभिक शिक्षा की जो है गुणवत्ता पर जो है नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय जो है आयोग जो है बनाया गया। और भी दिया हुआ इसमें बिंदु की इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र और जो है राज्य सरकारों के बीच जो है वित्तीय और जो है अन्य जिम्मेदारियों को भी जो है साझा किया जाता है। और इस अधिनियम के तहत जो है विद्यालय न जाने वाले बच्चों को भी जो है उम्र के हिसाब से जो है कक्षा में दाखिला भी मिलता है। और इस अधिनियम के तहत जो है स्कूल में जो है मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल के जो है खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जो है कर सकती है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है दर्शन शास्त्र की शाखाएं क्या होती हैं। तो दर्शन शास्त्र पहले बात होता क्या है जिसको हम जो है फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र होता क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर इसकी शाखाएं भी हम समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे अब।
चलेगा। तो दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र होता है विचारों का अध्ययन होता है। दर्शन शास्त्र क्या है भैया? तो ये जो है आपके जो विचार होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, उनका एक अध्ययन, एक स्टडी है जो हमारे विचार और जो है कामों को जो है आकार देता है, उसको एक जो है, ठीक है, कि हमारा कार्य कैसा है उसका आकार देता है, कि उसको साइज देता है। और इसमें जो है बुनियादी सवालों और जो है मुद्दों को जो है निपटाया जाता है, फिर जो है मुद्दों से जो है निपटा जाता है। इसमें जितने भी बुनियादी मुद्दे होते हैं इसको जो है इससे निपटा जाता है दर्शन शास्त्र के माध्यम से। और जैसे कि जो है सत्य, वास्तविकता, अस्तित्व, तर्क और जो है नैतिकता, दर्शन शास्त्र की जो है ये शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी इसकी शाखाएं भैया? सत्य है, वास्तविकता, अस्तित्व, तर्क और जो है नैतिकता जो है दर्शन शास्त्र की ये शाखाएं हैं। और इसके विषय में जो है, इसके जो है विषय की हम बात करें तो इसके विषय जो है, इसके विषय में जो है कुछ इसकी जो शाखाएं हैं, तो इनके शाखाओं में जो है कुछ विषय शामिल, जैसा कि जो है आपका तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और नैतिकता और जो है सौंदर्य शास्त्र, इसके जो है शाखाएं हैं, ठीक है। चार आपको जो है 4 शाखाएं भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ क्या है भैया? ठीक है, बहुत क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल है, चलेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। तो गांधी जी की इच्छा थी कि देश का जो है हर नागरिक जो है शिक्षा हो जाए। गांधी जी की जो इच्छा थी कि भारत का हर नागरिक जो है शिक्षित हो जाए, ठीक है। लेकिन वे जो है साक्षरता मात्र को जो है शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के दम शब्दों में शिक्षा की बात करें तो साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही इसका जो है प्रारंभ है, ठीक है। गांधी जी का मानना है कि साक्षरता जो है ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही इसका जो है कह सकते हो प्रारंभ है, और यह केवल जो एक साधना है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है पुरुष और स्त्री यानी लड़का और लड़की जो है शिक्षित जो है किया जा सकता है। और गांधी जी जो है शिक्षा के शब्द में कुछ और भी कहते हैं कि जो है गांधी जी ने जो है पराया यही बताया है कि शिक्षा जो है बालक और जो है बालिकाओं के समस्त मानव गुणों का जो है विकास करना चाहिए। और वह शिक्षा जो है ठीक नहीं की जा सकती है जो बालक तथा जो है बालिकाओं को जो है पूर्ण मनुष्य और जो उपयोगी नागरिक ना बनाती हो, ठीक है। और गांधी जी के अनुसार जो है वही मनुष्य जो है विकसित माना जाएगा जो हर प्रकार से जो है पूर्ण विकसित हो चुका हो, अर्थात उसका हर पक्ष विकसित हो गया हो। महात्मा गांधी जी का यह भी कहना है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक के जो है आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों को जो है व्यक्त और जो है प्रोत्साहित करे, ठीक है। इनका मानना है महात्मा गांधी जी का कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की जो स्टूडेंट की जो है आध्यात्मिक, उसकी मानसिक और उसकी जो है शारीरिक जो शक्तियाँ होती हैं उसको व्यक्त करे और जो है उसको प्रोत्साहित करे। और जो है उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा भी है लास्ट में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और एवं जो है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और जो है आत्मा में जो है निहित जो उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं उसको जो है उसका विकास करना ही शिक्षा है, ठीक है। तो गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और जो है मनुष्य के जो है शरीर, उसके जो मस्तिष्क और उसकी जो आत्मा है, इसमें जो निहित जो सर्वोच्चम जो गुण है उसको जो है विकास करना है, उसमें जो प्रागृत लाना है, उसमें प्रोग्रेस करना है, उसमें प्रगत करना है। यही शिक्षा की परिभाषा उन्होंने बताया है, ठीक है। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना आपको। फिर क्वेश्चन आपका दर्शन की परिभाषा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलोसफी और जो है दर्शन, इस बीच में अंतर भी पूछता है एग्जाम में। सतत विकास क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाई लेवल क्वेश्चन ये भी आपका है, ठीक है। चलेगा, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो दर्शन क्या है भैया? तो दर्शन की हम बात करें तो दर्शन जो है कह सकते हो ये हिंदी भाषा के जो है दर्शन शब्द यानी भाषा के जो है फिलोसफी का जो है रूपांतरण है, जिसको फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति जो है, ठीक है, ग्रीक भाषा के जो है 2 शब्द से हुई है, एक हुआ है फिलोस प्लस सोफिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और जो है हाँ उत्पत्ति हुई जिसका कारण जो है क्रमशः ज्ञान जो है अनुराग या फिर जो है ज्ञान प्रेम, यानी फिलोसफी आपका फिलोस का मतलब होता है ज्ञान और सोफिया का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर प्रेम करना, ठीक है। यानी ज्ञान का प्रेम होता है इसका होता अर्थ। और इस दृष्टि से ज्ञान और सत्य की जो है खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को जो है दर्शन कहते हैं, ठीक है। यानी सत्य की जो है खोज करना, उसके वास्तविकता स्वरूप को, यानी सत्य की खोज करना, उसके जो वास्तविकता का जो उसका स्वरूप होता है, इसकी जो स्कोप होती है, इसको समझने की जो कला होती है, इसे ही हम जो क्या कहते हैं भैया, कहते हैं दर्शन कहते हैं, ठीक है। चलेगा। और इस भी इसमें लिखा है कि इस जो है कला का प्रयोग जो है करने वाले व्यक्ति को जो है दार्शनिक भी कहा जाता है। ये जो कला होती है, ठीक है, इस कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं,
ठीक है। अब प्लेटो ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है जो व्यक्ति जो है ज्ञान को जो है प्राप्त करने तथा जो है नई नई बातों को जानने के लिए जो है रुचि प्रकट करता है तथा कभी जो है संतुष्ट नहीं होता है तो उसे भैया दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, ये दार्शनिक की परिभाषा हो गई है। दार्शनिक की परिभाषा पूछेगा तो यही प्लेटो के अनुसार आपको लिख देना है, चलेगा। सतत विकास क्या है भैया? क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का है। वैसे तो सतत विकास के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। सतत विकास का मतलब होता है, ठीक है, कि वर्तमान की आवश्यकताओं को जो है पूरा करना। ठीक है, सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि जो भावी पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो है अपनी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके, यही आपका सतत विकास कहलाता है। ठीक है, इसको इसमें के जो है 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। एक होते हैं आर्थिक और एक होता है पर्यावरणीय, एक होता है सामाजिक। ठीक है, इसके 3 स्तंभ होते हैं और सतत विकास प्राप्त करने के लिए आपको जो है इन श्रेणी आपकी दी हुई हैं, आपका आर्थिक, पर्यावरण और जो है सामाजिक, ठीक है, इन क्षेत्रों को जो आपको नीतियों को जो है एक साथ आपको काम करना होगा और एक दूसरे का जो आपको जो है समर्थन भी करना होगा, तभी आप जो है सतत विकास जो है आप कर पाओगे। ठीक है, सतत विकास का मतलब होता है जो आपकी वर्तमान में आप जो जी रही हैं, आप जो है इसको इसकी जो आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान की, ठीक है, इसको पूरा करना और साथ में ये सुनिश्चित करना कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे जो बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी जो है आवश्यकताओं को, वे भी अपनी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके। ठीक है, यही आपका सतत विकास कहलाता है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सतत विकास की जो है शिक्षा में क्या इसकी भूमिका होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसके अभी इसमें कुछ भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सतत विकास के लिए जो है शिक्षा अनुसंधान को जो है सतत विकास जो है शिक्षा जो है सतत विकास के लिए जो शिक्षा अनुसंधान को जो है प्रोत्साहित करती है और साथ में जो है मानव जो है निर्मित निर्णयों से जो उत्पन्न होने वाली जो सतत विकास है, इससे जो है संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जो है आवश्यक जानकारी भी प्रदान करती है और मानव संसाधनों में जो है निवेश के रूप में जो है शिक्षा कारकों के जो है बेस महत्वपूर्ण जो है भूमिका भी निभाती है, जो सतत विकास में जो है योगदान करती है। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन यहाँ से जो है आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसमें आपका टोटल आपके जो है 8% आपके 8% जिसमें से आपको 5% आपको करना। मैं 8% करा रहा हूँ, 8% तैयार कर लो भैया। आप एग्जाम में आपका पूर्णतः जो है सेक्शन आपका जो है आपका बी जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसमें कुछ मैं लास्ट में क्वेश्चन और भी कराऊंगा क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में आपके 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं सेक्शन ए में। आपका जो है लास्ट में वो भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। मेरी जहाँ तक एक सोच है कि इस जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा पर्सन भी ऐड किया हुआ हूँ। हो सकता है आपका पेपर इन्हीं सारे पर्सन से सॉल्व हो जाए, अन्यथा कोई भी आपको एग्जाम में पर्सन देखने को ही ना मिले, क्योंकि ये सारे पर्सन आपके रिपीटेड हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, कुछ ऐड किया है पर्सन, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ सेक्शन बी में कि दर्शन और आपका दर्शन शास्त्र, इनके बीच में भैया अंतर क्या होता है। ज़्यादा कोई दर्शन इसमें अंतर होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, चलेगा। दर्शन और दर्शन शास्त्र में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से हम जो है सबसे सरल शब्दों में समझेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी जो है जानना। दर्शन का जो है संबंध जो है ज्ञान से होता है और यह जानना या जो है ज्ञान को व्यक्त करता है। ठीक है, तो दर्शन क्या होता है भैया? दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी दर्शन करना, और यानी जो है किसी चीज़ को बारे में जानना। दर्शन का संबंध जो है ज्ञान से होता है और यह जो है ज्ञान को जो है व्यक्त करता है। और दर्शन का मतलब होता है पूर्वग्रह को के बिना देखना और किसी विषय को है पूरी तरह से देखने की कोशिश करना। दर्शन में जो है मिथक जैसे कुछ धारणाएं भी नहीं होती हैं और इसका जो उन्मूलन जो है लक्षणीय होता है। कहने का मतलब यही है कि दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी जो इसके बारे में जानना, यही आपका जो है दर्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी आप लिखोगे। अब देखो दर्शन शास्त्र क्या होता है। दर्शन शास्त्र जो है ये सामान्य और जो है मौलिक प्रश्नों का एक अध्ययन है, जैसे कि अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा। दर्शन शास्त्र के जो है कई मतों पर जो है प्रमाणों के जरिए जो है चर्चा की जाती है और जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र को जीता है, ठीक है, उसे जो है दार्शनिक कहा जाता है। नहीं, जो दर्शन शास्त्र है तो इसको जो दार्शनिक होता है, ठीक है, इसको यदि कोई जीतता है, इसको जीत लेता है तो उसको दार्शनिक कहा जाता है। और दर्शन शास्त्र तो है ये जो है सत्य की जो है सामाजिक स्वीकृति पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। और दर्शन शास्त्र जो होता है ये अध्ययन का एक जो है प्राचीन जो है क्षेत्र है। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द से हुई है, जिसको जो है फिलोस प्लस सोफिया से हुई है। फिलोस का मतलब होता है, ठीक है, ज्ञान, और सोफिया का मतलब होता है प्रेम, यानी ज्ञान के प्रति जो प्रेम होता है, जो प्रेम का अनुराग होता है या अनुराग होता है, इसी है जो है दर्शन शास्त्र कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। ठीक है,
चलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ से कि शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार इन्होंने दिए हैं शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में, तो उनके विचार क्या थे? शैक्षिक विचार। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। उनके हम विचार देखे ले रहे हैं। तो अम्बेडकर जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण भी होना चाहिए और समाज के विकास के लिए जो है उनके सदस्यों का जो है चरित्रवान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही जो है अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज कल्याण के लिए जो है इसका कल्याण के लिए कार्य करेगा। और वही वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण का जो है विकास करना भी जो है शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, और जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याओं का जो है समाधान जो है अनुसंधान पूर्ण ढंग से जो है कर सके और अपने विचारों की जो है तह तक जो है जानकर तह तक जो है जाकर उनका विश्लेषण कर सके और साथ ही उन तथ्यों को जो है कह सकते हो साथ ही जो है तथ्य दे सके। ठीक है, तो ये आपका जो है शिक्षा कहलाता है इनके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, इसको जरूर रट लीजिएगा। थोड़ा सा मैं छोड़ के दे रहा हूँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक स्थिरीकरण को शिक्षा को जो है किस प्रकार प्रभावित करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, सामाजिक स्थिरीकरण होता क्या है, यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन भी आपका राज्य के जो है नीति निदेशक जो है सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सामाजिक स्थिरीकरण क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सामाजिक स्थिरीकरण की हम बात करें तो सामाजिक स्थिरीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समाज के जो विभिन्न स्तर होते हैं इसे ही जो हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलेगा। तो सामाजिक स्थिरीकरण जो समाज में जो ऊंच नीच होता है, ऊंच नीच के जो वर्ग होते हैं, ऊंच नीच के जो कैटेगरी होती हैं, तो इनको जो है विभक्त करके जो है प्रत्येक समूह के जो अधिकार एवं जो है कर्तव्य को अन्य समूहों की तुलना से जो है स्पष्ट कर देता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव समाज की जो जनसंख्या का इस प्रकार का क्षैतिज विभाजन के उसके मध्य समानता, असमानता, उच्चता, अधीनता का जो क्रम पाया जाता है ऊंच नीच का, ठीक है, और छोट बड़े का, अमीर गरीब का जो एक क्रम पाया जाता है, यही आपका सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। तो भैया सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, जो संपूर्ण जो समाज होता है, जो कम्युनिटी होता है पूर्ण संपूर्ण समाज का, तो इसमें कई प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऊंच नीच होता है, कुछ जो है वर्ग होते हैं, जैसे कि कुछ अच्छे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, जनरल, इस तरह से जो वर्ग पाए जाते हैं। साथ में कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है, ये जो अधीनता का जो क्रम पाया जाता है भिन्नता का, यही आपका जो है सामाजिक जो है स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, अब और भी देखेंगे इसी में। इस प्रकार जो है सामाजिक स्थिरीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या भी है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसके द्वारा जो है समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में जो है विभाजित एवं जो है एक कह सकते हो व्यवस्थित होता है मनुष्य। और ये समूह जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में जो स्थिरता भी कायम रखते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। कोई इसमें बहुत सारे वर्ड भी देखा जाए, वैसे तो 100-150 वर्ड में आपको उत्तर लिखना रहता है, तो इसमें भैया आसानी से देखोगे तो आप 100-150 नहीं, आपके इसमें 200 वर्ड होंगे करीब करीब। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, अब ये हम देखेंगे। अभी हमने सामाजिक स्थिरीकरण पढ़ा कि होता क्या है। ठीक है, समाज में जो स्थिरीकरण होता है, जो इनमें ऊंच नीच पाई जाती है, भिन्नता जो पाई जाती है, आपका सामाजिक स्थिरीकरण होता है। अब इसके कई तरह के इसके कारण होते हैं इसको प्रभावित करने वाले। तो इसके कारण क्या है प्रभावित करने वाले, तो इसमें जो है सामाजिक स्थिरीकरण के कारण जो है उच्च शिक्षा संस्थानों तक जो है सामाजिक जो है एक पहुँच जो है सीमित होती है, और इससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर भी जो है असर पड़ता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि उच्च शिक्षा संस्थानों, यानी उच्च शिक्षा का मतलब ये हो गया कि उसमें बड़े घर के ही बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को जो गुणवत्ता पर भी जो है असर डालता है। अगला इसमें दिया कि सामाजिक स्थिरीकरण की वजह से जो है आपके से जो है असमान जो अवसर होते हैं इसमें पैदा होते हैं, और इससे जो है सामूहिक उच्च शिक्षा प्रणाली की जो है प्रभावशीलता पर भी जो इसका प्रभाव पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर अगला इसमें आपका देखो कि सामाजिक स्थिरीकरण की गतिशीलता को जो समझने से वंचित समूहों को जो है सामना करने वाले बाधाओं का पता चलता है, और इससे जो है ज़्यादा आपका न्याय संगत शिक्षा प्रणाली जो है बनाने में जिसकी जो है मदद भी मिलती है। ठीक है, और साथ में जो है सामाजिक स्थिरीकरण के कारण जो है अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जो है नौकरी में जो है बढ़ावा मिलता है, और इससे जो है स्कूली जो साधारण स्कूल के बच्चे होते हैं के साथ जो है अंतर बना रहता है। कहने का मतलब ये होता है जो इसके प्रभावित करने वाले सामाजिक स्थिरीकरण के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की नौकरी मिल जाती है, और जो
कह सकते हैं जो साधारण स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो उसमें उन बच्चों में और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। ठीक है, जो अंतर रहता है ये हमेशा बना रहता है। ठीक है, चलेगा। कुछ बच्चे जैसे कि मान लो कोचिंग करते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं रुपए के कारण, तो ये जो क्रम होता है तो जाहिर सी बात है जो कोचिंग करता है उसका नॉलेज कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो एक कह सकते जो अंतर होता है इनके बीच में डिफरेंट, ये हमेशा बना रहता है। ठीक है, और साथ में ये सारे कारक हैं सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले, और सामाजिक स्थिति के कारक जो है अनुसूचित पिछड़े वर्गों के बच्चों को जो है ज़्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब सामाजिक स्थिति का कारण जो है जो पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ा वर्ग जो है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। और जिन स्कूलों में जो है जातीय प्रभाव दिखता है उन्हें बंद करवा देना चाहिए। कहने का मतलब जिन जो स्कूल कुछ ऐसे जो भी हो स्कूल हो जिसमें जो है जात देखकर जो है स्कूल चलता हो, ठीक है, तो उनको बंद करवा देना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका था कि भारतीय जो संविधान के जो नीति निषेध तत्व हैं इनका आपको वर्णन करना है, तो ये क्या होते हैं, चलेगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय नीति निषेध तत्व क्या है, ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो नीति निषेध तत्वों के बारे में जो है सरकार का जो है ये सबसे पहले जो है सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है सरकार को जो है क्या करना चाहिए नीति निषेध तत्व के जरिए। तो सबसे पहले जो है राज्य का को जो है पोषण और जो है जीवन स्तर बढ़ाने और जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो है सुधार करना चाहिए। ठीक है, और इसमें है कि राज्य की को जो है कृषि और जो है पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से जो है चलाना चाहिए, और राज्य को जो है पर्यावरण की रक्षा और जो है उसका सुधार करना चाहिए। ठीक है, और फिर राज्य को ऐतिहासिक और जो है कलात्मक महत्व के स्मारकों स्थानों और जो है वस्तुओं को जो है सुरक्षित रखना चाहिए। राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए, और राज्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। राज्य को जो है राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और जो है सम्मानजनक संबंध जो है बनाए रखने चाहिए, और राज्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो है संधि दायित्वों का जो है सम्मान भी करना चाहिए, और जो है राज्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है स्थिरता के जरिए जो है उसको सुलझाना भी चाहिए। ठीक है, और राज्य को जो है ग्राम पंचायतों को जो है स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है काम करने के लिए जो है सक्षम भी बनाना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आदर्शवाद की जो है आपका तत्वीय मीमांसा की आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है ये आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 100% सामाजिक परिवर्तन वाले क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। भारतीय समाज में जो है बाहुलवाद और जो है विविधता पर आपको प्रकाश डालना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तत्वीय मीमांसा वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के चांसेस इसके भी हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आदर्शवाद क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसके बारे में रट लो पहले ही बात तो चलेगा। आदर्शवाद जो है एक दार्शनिक विचारधारा है। क्या है आदर्शवाद जो है एक दार्शनिक विचारधारा है, और इसके अनुसार जो है मानसिक जगत या भी जो है आध्यात्मिक जगत ये वास्तविक और विचारों से बना हुआ है, और प्राकृतिक या जो है भौतिक जगत की जो है अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उनमें जो है वास्तविकता जो है आती है तो केवल जो है आत्मा का जो है विचार करने से आती है। ठीक है, यहाँ से हमारे रास महोदय ने जो है आदर्शवाद के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि आदर्शवाद जो है दर्शन के कई जो है भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही जो है प्रमुख जो है विचार है कि मन और आत्मा जगत की जो है सार वस्तु है, और सच्ची वास्तविकता मानसिक जो होती है। सच्ची जो वास्तविकता होती है ये भैया मानसिक होती है, मेंटली होती है। ठीक है, और अनुभव विचार आदर्श मूल्य और जो व्यक्तित्व ये सभी जो है जो मानसिक प्राकृत वाले होते हैं, ये भौतिक वस्तुओं की जो है अपेक्षा जो है जगत के हृदय के जो है अधिक समीप होते हैं। ठीक है, अतः जो है आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है कि मन के बल यानी मस्तिष्क और जो है उसकी क्रिया अथवा चेतना किसी प्रकार का एक जो है गौण उत्पादन है, और बल्कि यह जो है मानता है कि मन जो है स्वयं आधारभूत रूप से जो एक वास्तविक जो है पहलू है। ठीक है, तो यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। आप इतनी परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए ऊपर की आपको आदर्शवाद होता क्या है। ठीक है, अब देखेंगे कि तत्वीय मीमांसा पर जो है आदर्शवाद की क्या है। तो तत्वीय मीमांसा जो है आदर्शवाद की जो है एक शाखा है। क्या है भैया कहोगे, जो है ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो वास्तविकता के सिद्धांत और जो है यथार्थ के बारे में जो है अध्ययन कराती है। तो तत्वीय मीमांसा क्या है, ये जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है
जो वास्तविकता और जो है सिद्धांत, वास्तविकता के सिद्धांत और साथ में यथार्थ के बारे में जो है अध्ययन कराती है, स्टडी कराती है। और इसके तहत जो है अस्तित्व, अस्मिता, परिवर्तन, द्वैध और समय, कार्यता, अनिवार्यता और जो है संभावना जैसे विषयों का जो है अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, इतना तैयार कर लेना है। फिर सामाजिक परिवर्तन क्या होता है भैया, जिसको हम सोशल चेंज कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने जो है सामाजिक परिवर्तन का प्रयोग जो है भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सामाजिक जो ढांचा होता है, इसमें जो होने वाला जो परिवर्तन होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक जो व्यवहार होते हैं, सामाजिक जो संबंध होते हैं और साथ में जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, व्यक्तियों के जो कैसे व्यवहार होते हैं, तो इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो बदलाव होता है, इसमें जो चेंजेस होता है, तो यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। सामाजिक परिवर्तन को जो है समाज की जो है से ही जो है संबंधित है। और जो है समाज जो है सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध और सामाजिक ढांचे का जो है सम्मिलित रूप है। और समाज के इन भागों में जब परिवर्तन होता है तो इसे है सामाजिक परिवर्तन जो है माना जाता है। ठीक है, तो कितनी परिभाषा लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन तो समाज से ही संबंधित है। और समाज जो है सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, ठीक है, और सामाजिक ढांचा जो होता है का एक सम्मिलित रूप है। और जो समाज के इन भागों का जो परिवर्तन होता है, इन सभी भागों में, सामाजिक संगठन के भागों में और सामाजिक संबंध में और सामाजिक ढांचे में, सामाजिक व्यवहार में, तो ये जो परिवर्तन होता है इन सभी में, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे और भी हमारे जो है शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा लिखी है। यहाँ से जॉनसन ने इसकी परिभाषा लिखी। उन्होंने कहा है कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भैया सामाजिक संरचना जो होती है उसमें जो कोई परिवर्तन होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी परिभाषा लिख लो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलेगा। फिर गिलिन ने लिखा इसकी परिभाषा कि सामाजिक परिवर्तन जो है जीवन की स्वीकृत विधियों में जो परिवर्तन होता है, ये आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर यहाँ से डेविस ने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन में जो है हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से जो है गठित होते हैं। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन होते हैं। फिर गिन्सबर्ग ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में जो सामाजिक परिवर्तन में से जो है सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे यहाँ से लिखा है परिभाषा, जो आपको अच्छी लगी आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अब इस अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारतीय समाज में जो है बहुलवाद और विविधता को जो है आप कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है, तो थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में जो है अनेक प्रकार के आपके धर्म, भाषा, भोजन, कपड़े, नस्ल, जनजाति और कई जो है चीज़ों में जो है विविधता देखने को मिलता है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। ठीक है, डिफरेंट यानी कई प्रकार के। तो भारत में जो है धर्म भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, कई 4 ही धर्म मेन माने गए हैं। ठीक है, और उनकी जो है भाषा भी अलग अलग है, कपड़े भी है। ठीक है, और भोजन भी सभी का अलग है, नस्ल भी है, जनजात भी है। तो इन सभी में जो भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, इनको जो है भिन्नता कहते हैं। ठीक है, यही भिन्नता देखी जा सकती है। और भारत की जो है संस्कृति जो है अपने लंबे इतिहास, अद्वितीय भूगोल और जो विविध जनसांख्यिकी के कारण बनी हुई है। ठीक है, और जो है भारत में कई समूह हैं, जैसे कि महिला, पुरुष, नस्लीय जातीय समूह, अमीर, मध्यम वर्ग, गरीब, तो ये सब समूह हैं। ठीक है, और बहुलवाद की हम बात कर ले तो मैंने अभी आपको जो है क्या जो है समझाया है। विविधता क्या होती है, तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता। लोगों में जो भिन्नता हो पाई जाती है, जिसके चाहे कपड़े की भिन्नता हो, चाहे जात की भिन्नता हो, चाहे धर्म की भिन्नता हो या फिर खाने की भिन्नता हो। ठीक है, तो ये जो भिन्नता होती है आपका कहलाती है विविधता। ठीक है, यही जो भिन्नता आपकी विविधता कहलाती है। ठीक है, चलेगा। अब हम बहुलवाद देखेंगे। बहुलवाद का मतलब होता है धार्मिक विश्वासों, सामाजिक समूहों, मूल्यों, सामाजिक शक्तियों में जो विविधता जो हो, मान्यता और स्वीकृति होती है, यही बहुलवाद होती है। ठीक है, और भारत में कई लोग जो है धार्मिक मान्यताओं के प्रति जो है बहुलवादी दृष्टिकोण रखते हैं। और देखेंगे तो यदि हम वैश्वीकरण ने जो है भारतीय समाज की विविधता और जो है बहुलवाद को जो है बढ़ाया और जो है खतरे में भी जो इसको डाला है। ठीक है, वैश्वीकरण ने जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है बढ़ावा दिया, और जिससे जो है लोग जो है विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जो है जानने और जो है उसके भेदों का जो है सम्मान करने में इसको जो है मदद मिली है। ठीक है, और शिक्षा में जो है सांस्कृतिक बहुलवाद के जरिए जो है बच्चों को जो है अन्य सांस्कृतिक के बारे में जो है शिक्षित भी किया जा सकता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन पे आपका
शिक्षा किस प्रकार जो है विकास के जो है सूचक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलेगा। तो शिक्षा जो है ये सामाजिक आर्थिक जो है प्रगति का जो है एक सूचक है, ठीक है। और शिक्षा से जो जुड़ी कुछ बातें हैं जो विकास के बारे में दर्शाती हैं, जैसा कि शिक्षा से जो है व्यक्ति का जो है समग्र विकास होता है, और शिक्षा से जो है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो है आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है मनुष्य के लिए, ठीक है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा से जो है व्यक्ति का चरित्र बनता है, और शिक्षा से जो है व्यक्ति में जो है देश प्रेम, त्याग की भावना भी आती है, और जो है शिक्षा से जो है समाज का विकास होता है, और शिक्षा से जो है समाज में भावी पीढ़ियों को जो है उच्च आदर्शों, आशाओं और आकांक्षाओं का जो है इसमें संचार भी होता है, और शिक्षा से जो है ज्ञान आधारित जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण भी होता है, और शिक्षा से जो है ज्ञान और मानव पूंजी में जो है निवेश भी होता है, और शिक्षा से जो है राष्ट्रीय प्राथमिकता भी मिलती है, और शिक्षा को जो है राष्ट्रीय प्राथमिकता जो है माना भी जाता है, और शिक्षा से जो है मानव पूंजी की गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी भी होती है, वृद्धि भी होती है, और शिक्षा से जो है ज्ञान में सुधार भी होता है और कौशल विकास भी होता है, ठीक है। और मानव जो है विकास सूचकांक में जो है शिक्षा का स्थान है, और संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम द्वारा ही जो है हर साल प्रकाशित मानव सूचकांक विकास में जो है शिक्षा का एक स्थान भी रहा है, ठीक है, चलेगा। अगर यहाँ से फिर आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। मैं चारों प्रश्न कराऊंगा, चारों तैयार कर लो भैया, सेक्शन सी भी आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, चलिएगा। तो शंकर के जो है वेदांत के मूल सिद्धांत क्या है भैया, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शंकर के जो है आचार्य शंकरा के अद्वैत इसके हम वेदांत के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या यानी जो है झूठा है। इनके अनुसार जो है ब्रह्म ही सत्य है और जो जगत है ये सारा का सारा झूठा है, ठीक है। और जीव और ब्रह्म जो है अलग नहीं है, कहने का मतलब इनका जीव जो ब्रह्म है ये अलग नहीं है, एक ही है। और जीव केवल जो है अज्ञान के कारण जो है ब्रह्म को नहीं जान पाता है, ठीक है। जीव और जो ब्रह्म है एक ही है, लेकिन जो जीव होता है ये अज्ञानता के कारण यानी उसको ज्ञान ना होने के कारण जो है ये ब्रह्म को जान नहीं पाता है, इनका कहना है। और जो है ब्रह्म जो है परम वास्तविकता है। ब्रह्म क्या है, ये जो है परम एक वास्तविकता है, रियलिटी है, और जिसका कोई जो है दूसरा भाग नहीं होता है। और ब्रह्म जो है स्थान और समय और नाम और रूप के जो है परे होता है, और ब्रह्म का जो है आरंभ और अंत नहीं होता। ब्रह्म जो होता है इसका कोई भी प्रारंभ कोई भी अंत नहीं होता है, ठीक है। और माया ईश्वर की जो है आपका वह सुवर्तनीय है और सृष्टि के उभय अस्त का जो है उससे संबंध है। और अविद्या जो है माया का एक परिणाम है। अविद्या क्या है भैया, एक माया का जो है इसका रिजल्ट है, एक परिणाम है। और जो है ब्रह्म का जो है विशुद्ध चैतन्य, जब चैतन्य के इन अर्थों में जो है माया के जो है साहचर्य में जो है आता है तो इसे जो है ईश्वर कहते हैं, ठीक है। और अविद्या के जो है साहचर्य में जो आता है तो इसे जो है जीव कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म का जो चैतन्य जो होता है जब चिंतन से अर्थों में जो है माया के साहचर्य में आता है तो इसे ईश्वर कहते हैं, और अविद्या के साहचर्य में जब जो जाता तो उसको जो है जीव कहा जाता है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका आदर्शवाद क्या है। वैसे तो आदर्शवाद के बारे में मैंने क्वेश्चन अभी आपको आगे बताया था, लेकिन ये शॉर्ट नोट तैयार कर लो, एग्जाम में फंसेगा। तो आदर्शवाद क्या है भैया, एक दार्शनिक विचारधारा है, ठीक है। उसके अनुसार जो है मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और जो है विचारों से बना है, और जो है प्राकृतिक और भौतिक जगत की जो है अपनी कोई वास्तविकता नहीं है होती है, और यदि उसमें वास्तविकता आती है तो केवल जो है आत्मा का संचार करने से आती है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका प्राकृत से आप क्या प्राकृतवाद से क्या तात्पर्य है। प्राकृत की ओर लौटो, ये आपका रूसो का नारा है कि प्राकृत की ओर लौटो, ये रूसो का नारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है कि प्राकृत की ओर लौटो, रूसो का नारा को जो है जो दिया है इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है, चलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतवाद जो है दर्शन की एक जो है विचारधारा है। प्राकृतवाद क्या है, कहोगे भैया एक दर्शन की विचारधारा है, और समान रूप से जो है प्राकृतवाद जो है वह विचारधारा है जो प्राकृत के अलावा किसी अन्य तथ्य को जो है यथार्थ नहीं मानती है, और ना ही प्राकृत के परे और तथा जो है इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है। हालांकि जो है हाकिंग ने इसके महोदय ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्राकृत के ऊपर जो है कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है, और जो है घटनाओं के संगठन में जो है प्राकृत के अन्य जो है किसी का जो है इसमें हस्तक्षेप भी नहीं है। और वार्ड ने भी लिखा है कि प्राकृतवाद का वह सिद्धांत जो प्राकृत को जो है ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को जो है पदार्थ और भौतिक तत्व के जो है अधीन ही मानता है,
और अपरिवर्तनशील नियमों को जो है सर्वोच्च मानता है। यही आपका जो है क्या कहलाता है, प्राकृतवाद कहलाता है। ठीक है, प्राकृतवाद वह विचारधारा है, ठीक है, जिसकी प्रधान विशेषता प्राकृत और मनुष्य के जो है दार्शनिक चिंतन है। ठीक है, जो कुछ आध्यात्मिक अथवा जो है वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत होता है उससे उसको जो है उसे जो है अलग हटा देना, यही आपका प्राकृतवाद कहलाता है। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि सामाजिक वर्ग की जो है अवधारणा आपको स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो रूसों का जो है प्राकृत का और लौटो का जो नारा था, उनका मेन उद्देश्य यही था इसमें कि अधिक से अधिक जो है प्राकृत की ओर लौटो। कहने का मतलब यही, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करो, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करो, रासायनिक चीज़ों का कम उपयोग करो, जैसे कि दवाई वगैरह जो प्राकृतिक होती हैं, जो जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई, इनका प्रयोग कीजिए, इनका यही उद्देश्य था। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक वर्ग की आपको उदाहरण देना है कि क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। सामाजिक वर्ग की तो हम बात करें, वैसे तो वर्ग जो होता है साधारण भाषा में इसकी हम बात करें तो वर्ग का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कि जमींदार वर्ग हो गया, दुकानदार वर्ग हो गया, आपका श्रमिक वर्ग हो गया, यानी जो है मजदूर काम करने वाला वर्ग हो गया। तो भैया जमींदार वर्ग, दुकानदार वर्ग, श्रमिक वर्ग, बहुत सारे वर्ग होते हैं। ठीक, अनेक वर्ग हैं, परंतु समाजशास्त्रियों की दृष्टि से जो है वर्ग जो है विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है। जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है, उनका मानना है कि वर्ग जो है जमींदार वर्ग, दुकानदार वर्ग, ये श्रमिक वर्ग नहीं होता है। उनका मानना है कि विभिन्न व्यक्तियों का, इन सभी व्यक्तियों का जो एक वर्ग होता है, जो समूह होता है, जिसके सदस्यों की स्थिति, जीवन शैली, जिससे जिनकी जो व्यक्ति इसमें रहते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति, उनकी जीवन शैली, ठीक है, और जो है जीवन के अवसर एक समान होते हैं। और इसके सदस्य जो है अपने जो वर्ग के प्रति सचेत होते हैं। और वर्ग की प्रमुख जो है विशेषताओं के द्वारा वर्ग के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है। इसकी परिभाषाएं भी बहुत सारी दी हुई, जैसे कि मैकैवर हमारे शिक्षा शास्त्री ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है जो एक सामाजिक वर्ग जो है सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से जो है पृथक किया गया जो है एक जो है समुदाय का एक अंश है। ठीक है, और लेपियर ने भी लिखा है कि एक जो है सामाजिक वर्ग जो है सांस्कृतिक रूप से परिभाषित एक जो है समूह है, जिसको जो है समस्त जनसंख्या के जो है एक विशेष पद स्थित जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, आगनबर्न ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक वर्ग की जो है मौलिकता जो है विशेष अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में जो है उच्च अथवा जो है निम्न होती है, निम्न स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्यूबर ने भी इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, यानी एक सामाजिक वर्ग अथवा समाज का जो स्तर जो है जनसंख्या का एक जो है बड़ा भाग अथवा जो है श्रेणी है, जिसमें सदस्यों की एक जो है स्थिति या फिर जो एक पद होता है। ठीक है, यहाँ से आपको लिख दीजिएगा, इतना चलेगा। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत की बात करें तो सत्य वही है जो उपयोगी हो। ठीक है, और वही सत्य है जो प्रयोजन की जो है सिद्धि करे। और संसार अनेक तत्वों और जो है क्रियाओं का एक फल है, और भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई भी जो है दूसरा संचार नहीं है। और आत्मा एक जो है पदार्थ जन्य है। ठीक है, और क्रियाशील जो है तत्व है। परमात्मा जो है मानव की कल्पना मात्र है। परमात्मा क्या भैया, मानव की कल्पना मात्र है, इमेजनी मात्र ही है। और मानव संसार का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है, मानव संसार का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्राणी है। और मानव जीवन का उद्देश्य जो है सुखपूर्वक जो है जीवन जीना है। इसके लिए जो है प्राकृतिक और जो है सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। और सामाजिक विकास हेतु जो है सामाजिक कुशलता आवश्यक है। राज्य एक जो है सामाजिक जो है संस्था है। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत थे। ठीक है, इसने लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार का आपको संक्षेप में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, 100% गारंटी के साथ है। तो स्वामी दयानंद वेदांत दर्शन को जो है मानने वाले थे। उन्होंने जो है अपने वेदांत दर्शन को जो है व्यवहारिक रूप दिया एक। और रामकृष्ण मिशन में जो है अनेक कार्य जो है जन साधारण के कल्याण के लिए जो है किए गए। ठीक है, और अपने जो है दार्शनिक सिद्धांत की जो है जनता तक पहुंचाने, इनके जो दार्शनिक सिद्धांत को जो है इन्होंने अपने दर्शन तक जो है पहुंचाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता का जो है अनुभव किया। और आप जो है अपने साथियों को जो है केवल धर्म प्रचार किए कार्यों में ही नहीं लगकर शिक्षा का प्रचार में भी जो है इसको लगाते हैं। और वे जानते हैं कि भारत की जनता को जो है शिक्षित करके
उनके जो है अंधविश्वासों, निर्धनता को जो है समाप्त किया जा सकता है। और शिक्षा के संबंध में जो है स्वामी जी के जो है कुछ विचार जो है व्यापक और जो है व्यवहारिक भी थे। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा शिक्षा के बारे में? तो स्वामी जी ने जो है वेदांत दर्शन के जो है समर्थक थे स्वामी विवेकानंद जी, और वे जो है मानव को जो है पूर्ण स्वीकार थे। वे जो है मानव को जो है पूर्ण स्वीकार थे, और इस पूर्णता को जो है अभिव्यक्ति को ही जो है शिक्षा वे कहते थे। उनके अनुसार जो है शिक्षा जो है मनुष्य की जो है अंतर्निहित जो है पूर्णता ही जो है कि जो है एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। और स्वामी विवेकानंद जी जो है मनुष्य की जो है भौतिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ति भी इसको करना चाहते थे, इसीलिए वे जो है आपके पुस्तकीय ज्ञान को जो है अधूरा मानते थे। और उनके अनुसार जब मनुष्य की जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न की जाए, तब उससे जो है ज्ञान, योग, भक्ति आदि के संबंध में जो है बात करना व्यर्थ होगा। और स्वामी विवेकानंद जी जो है केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के लिए मना करते थे, और वे जो है शिक्षा व्यवहारिक, उनके हिसाब से शिक्षा जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे जो है बालक का जो है चरित्रवान होना चाहिए, बुद्धिमान हो सके, और जो है स्वावलंबी भी बन सके बालक। ठीक है, तो शिक्षा के इनके उद्देश्य भी बहुत सारे, जैसे कि शारीरिक उद्देश्य इनका मानना था कि व्यक्ति का जो है शारीरिक विकास भी होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, तो सारे इनके उद्देश्य थे। और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, तो सारे आपको लिख देना हेडिंग के छोड़कर। और साथ साथ जो है चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए, नैतिक निर्माण, धार्मिक जो है विश्वास का भी जो है विकास होना चाहिए, व्यवसायिक विकास में भी जो है प्रगति होनी चाहिए, समाज सेवा के प्रति भी जो है विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, और विश्व बंधुत्व के माध्यम से भी होना चाहिए, इसके भी प्रति होना चाहिए। तो सारे हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामाजिक जो है स्त्रीकरण क्या होता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। स्त्रीकरण का मतलब होता है इसमें जो विभेद पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, ये आपके सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन मैंने आगे भी कराया था, लेकिन यहाँ भी कराए दे रहे हैं। सामाजिक स्त्रीकरण जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि विभिन्न स्तरों में इसको विभक्त करके जीवन की जो है व्यवस्थाओं करने की जो है एक अलग व्यवस्था है। सामाजिक स्त्रीकरण को जो है उच्च निम्न भागों में जो है विभाजित करके प्रत्येक समूह के जो अधिकारों एवं जो है कर्तव्यों को अन्य समूहों की तुलना में स्पष्ट कर देता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण समाज जो होता है, समाज की जनसंख्या इस प्रकार का क्षैतिज विभाजन और उसके जो मध्य जो समानता होती है, असमानता, ऊंच नीच जो है अधीनता, ये जो क्रम पाया जाता है, इसे ही जो है हम सामाजिक जो है स्त्रीकरण कहते हैं। इतना क्वेश्चन आपको लिख देना है। ठीक है, और देखो इसके द्वारा जो है समाज जो विभिन्न उच्च और जो है नीच निम्न आपके जो समूह में जो विभाजित एक जो है अभिव्यक्ति होता है, और ये जो है समूह आपस में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए जो है समाज में स्थिरता का जो है भी कायम रखते हैं। और फिर इसमें देखेंगे कि बंद स्त्रीकरण क्या होता है भैया, जिसको क्लोज जो है कहते हैं, इसको खुला स्त्रीकरण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं। तो बंद स्त्रीकरण इसकी हम बात करें तो इसके जो है इससे जो है इस रूप में जो है समाज में जो है ऐसे जो है इस तरह जो है समूह में जो है बांटा होता है, जो है पूरी तरह से बंद होते हैं। अर्थात जो है व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जो है जन्म या जो है अनुवांशिकी के आधार पर होता है, और जिससे व्यक्ति या जो है समूह आजीवन जो है बदल नहीं सकता है, क्योंकि बंद स्त्रीकरण वाले समूह की जो है सदस्यता जो जन्मजात होती है। इस कारण जो है व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह में जो है सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। इनका कहने का मतलब ये होता है स्त्रीकरण जो आपके भिन्नता पाई जाती है। मान लो आप जो का जो स्त्रीकरण होता है बंद, ये आपका जो है जन्म से आपका निर्धारण होता है कि आपने जो है गरीब के घर में जन्म लिया है या कि किस धर्म में जन्म लिया है, तो ये आपका बंद स्त्रीकरण हो जाता है कि आपने जो है हिंदू धर्म में जन्म लिया, तो आप हिंदू जन्म से आप हिंदू हो जाओगे, तो ये बंद स्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है, एक इसको छोड़कर आप दूसरे में नहीं जा सकते हो, तो यही आपका जो है बंद स्त्रीकरण आपका कहलाता है। ठीक है, चलेगा। तो खुला स्त्रीकरण क्या होता भैया, तो खुले स्त्रीकरण वाले समाज को जो है विभिन्न स्तर जो है समूह की सदस्यता का जो है आधार जन्म और अनुवांशिकी को जो है ना होकर के जो है उसके गुणों के प्रत होता है। कहने का मतलब जो है कि कुछ लोग जो है पंडित होते हैं, तो पंडित की कहते हैं कि पंडित की भाई कोई जात नहीं होती, तो जो ज्ञानी होता है, पंडित का अर्थ जो है ज्ञान से लगाया जाता है, तो जो जिसको ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है, तो पंडित के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार यही आपका खुला भी स्त्रीकरण होता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान कथावाचक जो होते हैं सभी जात के होते हैं, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि पंडित ही होगा। ठीक है, उसमें सभी जात के होते हैं, यादव भी हो सकते हैं, ठीक है, तिवारी भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं, कुछ अन्य जात के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये खुला स्त्रीकरण कहलाता है, यानी जन्म के बाद जो उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, जो उसमें कह सकते हो उसके जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं और जो उसकी योग्यता होती है, उसकी जो उपलब्धि होती है, ठीक है,
इसे ही जो है हम खुला स्त्रीकरण कहते हैं। व्यक्ति जो है अपनी योग्यता, गुणों और जो है दक्षता के आधार पर एक स्तर समूह की जो है सदस्यता छोड़कर दूसरे स्तर की सदस्यता का जो है ग्रहण कर सकता है, और इसे जो है खुला स्त्रीकरण जो है कहा गया है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा और चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विकास सूचकांक क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है विकास आपका जो डेवलपमेंट आपका सूचकांक जो इंडिकेटेड होता है, इंडिकेटर जो होता है, ठीक है। तो दुनिया भर के में जो है सरकार के द्वारा जो है नागरिकों को जो है मूलभूत जो है मुहैया कराने के लिए, कुछ चीज़ें मुहैया कराने के लिए जो है बराबर जो है बहस रही हैं, होती रही हैं। और इन मुद्दे में सबसे ज़्यादा जो इनके मद्देनजर जो है तो व्यक्तियों के लिए जो है रोटी कपड़ा मकान, उसके स्वास्थ्य की गारंटी कॉन्सेप्ट उनके, तो ये सारी व्यवस्थाएं रही हैं। ठीक है, और आगे चल के जो है रोटी कपड़ा मकान के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शामिल किया गया है, और जिनके बिना जो है मूलभूत सुविधाओं की जो है कल्पना करना ठीक नहीं होगा। वे सुविधाएं जैसे कि शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, साफ पेयजल, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार, तो ये सारी जो कह सकते हो ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा मुहैया कराने की। और जिस देश में नागरिक जो है जिस देश में जो है प्रत्येक नागरिक को जो है ये सुविधाएं मिलती हों, ठीक है, जाहिर है वह देश जो है उन्नति होगा या फिर उन्नति की ओर बढ़ेगा। ठीक है, उस देश में उन्नति होगी। और इन्हीं सब पैमानों पर जो है मानव विकास सूचकांक तैयार होता है, और जिसमें जो है हर साल कुल जो है 189 देशों में जो है भारत 100 जो है जो है 129 के स्थान पर है। ठीक है, और जो पिछले साल के मुकाबले में जो है एक कह सकते हो पायदान इसमें जो है सुधार आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। इतने क्वेश्चन आपके थे, मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। ठीक है, सारे पेपर मैंने इसी तरह सॉल्व कराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको एक पेपर भी पढ़ना रहता है जिसको हम को-करिकुलर कोर्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज और एनवायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य और पर्यावरणीय ईंधन आपको इसमें पढ़ना रहता है। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं, जाकर जो है प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता है वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।